सबसे पहले डॉक्टर शारदा प्रसाद जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। ये बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा, नतीजों के बाद हिंसा, ये एक लंबा पैटर्न रहा है। सवाल है कि क्या कोई मैकेनिज्म डेवलप हो पाएगा इसे रोकने के लिए? 2021 में भी हमने यही देखा था, 2026 में भी यही हो रहा है। पृथ्वी जी, मैं थोड़ा सा इस विषय को थोड़ा सा अलग ले जाऊंगा। आप ये देखिए कि इस प्रकार जो वायलेंस का मैं कहूँगा जो वायलेंस था वो आगे की वायलेंस से हट करके था, और इस प्रकार उस प्रकार का वायलेंस नहीं हुआ जैसे आगे होता था। मैंने कम्युनिस्ट रजीम की वायलेंस को भी देखा है, जहाँ पर जिसको वोट नहीं देने देना है वो लाइन में पहुँच करके भी बूथ तक नहीं पहुँच पाता था। और इसी प्रकार पिछले रजीम में, मैं कहूँगा तृणमूल रजीम में भी, जिसको नहीं वोट देना था ज़बरदस्ती वो लोग निकाल देते थे। इस बार ऐसी सूचना नहीं है और वायलेंस बहुत कम हुआ है। और जो आप ये पर्टिकुलर वायलेंस की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हमको आशावादी होना चाहिए और एक ही 2 दिन में इस सब चीज़ों का निपटारा हो जाएगा और इस प्रकार की घटनाएं और नहीं होंगी आगे। जी, मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, हमारे साथ संजय सरकार भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजय सरकार जी, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या ये राजनीतिक हार है या राजनीतिक रंजिश का नतीजा है? देखिए, इससे मेरे से कोई कहीं मतलब है मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं कहेंगे जितना सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है मुझे। जी बोलें। मैं बोल रहा हूँ, अगर सर आपकी अभी ठीक कराते हैं। सर आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रही है। अवधेश सर, ये क्या है? ये बंगाल का, आप कहेंगे कि बंगाल का राजनीतिक डीएनए ही ऐसा रहा है, लेकिन 2021 में भी वही हुआ और 2026 में भी यही हुआ। लगाम नहीं लग पा रही है। देखिए, बंगाल का राजनीतिक डीएनए तो बहुत महान रहा है। देश भर को प्रेरणा मिली, क्रांतिकारियों का संगठन रहा है, आज़ादी के लिए संघर्ष किया है, तो वो एक महान संस्कृति का प्रदेश है। और बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों एक समय एक ही प्रदेश थे। ये जो कुछ भी हुआ है, देखिए, इसमें किसी को, हमको, आपको बिल्कुल हैरत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पहले कम्युनिस्ट शासन ने भी धीरे धीरे सत्ता के साथ ऐसे निहित स्वार्थी तत्वों को जोड़ा कि वो फिर माफिया, वो फिर गुंडे, दादा सब में परिणत हो गए और वो उनके लिए अलग अलग तरीके से काम करते थे। और वो ये जो ममता बनर्जी उन्हीं से लड़के आई, लेकिन पूरी सत्ता जो ममता बनर्जी की हुई वो इस प्रकार से हिंसक तत्वों की वेस्टेड इंटरेस्ट की गिरफ्त में गई है, जिनका स्वार्थ और सीधा ऐसा जुड़ा हुआ है, जिनको लगता है कि सत्ता से ही हमारी शक्ति और संपत्ति सब रहने वाली है, तो इसलिए वो किसी सीमा तक जा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हुआ क्या है। अभी चुनाव के बाद हमने देखा है, पहली बार दिखाई दे रहा है जैसे लोगों को आजादी मिली हो। हमको कल्पना नहीं थी, हम लोग भी जाते थे कि गांव-गांव में लोग, लग रहा है कोई कीर्तन गाते निकल रहा है, कोई कहीं मंदिर खाली हो रहा है, कहीं लोग होली खेल रहे हैं, कहीं दूसरी पार्टी का, कांग्रेस का 3-4 दफ्तर तो बीजेपी के लोगों ने खाली कराकर कांग्रेस को सौंप दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक का एक दफ्तर निकाल के सौंप दिया, जिसके जमीन घर पर कब्जे हैं और लोग उनसे छुड़ा रहे हैं। तो ये जो बिल्कुल स्वतंत्रता मिली है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो तत्व हैं सारे, इनको लगा कि भाई अब तो हम गए। अगर ये सत्ता आई है और सत्ता इतने लोग खड़े होकर के और निर्भय होकर के करने लगे और हमारी पूरी चीजों को छीन रहे हैं, छुड़ा रहे हैं, तो आगे हम रहेंगे कहां? तो इसलिए उन्होंने थोड़ी हिंसा शुरू की। और ये हिंसा केवल इसलिए, मेरी समझ ये बनी है कि सबसे शीर्ष नेता के सबसे निकट व्यक्ति को मारकर एक नीचे तक संदेश दिया गया है कि सत्ता आपकी बदल गई है, लेकिन आप ज्यादा उत्साह में नहीं आइए। वो एक भयभीत है नीचे के लोगों को कि हम ऊपर भी हमला कर सकते हैं, ऊपर भी मार सकते हैं। लास्ट लाइन मेरा जी। लेकिन देखिए, इस सब के पीछे चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने अगर उसको विनम्रता से स्वीकार किया होता, उसकी बजाय अगर वो कह रही हैं कि भैया मैं हारी नहीं हूं, मैं त्याग पत्र नहीं दूंगी, मेरा 100 सीट लूट लिया गया है, तो उससे भी उनके सारे तत्व जो हैं, जो कि हथियार वगैरह लेकर आक्रोश में है और वो सड़कों पर, वो सब भी हिंसा करने पर उतर गए हैं।